हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया और चश्मा एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट या सेकंड के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर लेके आने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एमएसएन के जो आंसर राइटिंग है वो किस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से आप एक अच्छे नंबर ला सकते हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट है जिनको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जब राइटिंग क्वेश्चन राइटिंग करते हैं तो वहां पे बहुत सारी दिक्कत आती है कि नए नए टर्म पूछता है कि क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूं कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, आप कितने पेज आपको भर के आने, किस तरीके से लिखना है, पर्टिकुलर टर्म में क्या लिखने वाले हैं। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के लास्ट में देखा होगा कि किसी क्वेश्चन में नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है, किसी में नर्सिंग केयर प्लान पूछता है, किसी में नर्सिंग केयर प्लान की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है। ये सारे टर्म हैं जो आपने अपनी जब भी आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो या फिर क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हो तो आपके सामने आती है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब कौन सी टर्म यूज करने वाले होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दो बार जरूर देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में नंबर लाने में दिक्कत आती है, जबकि वो लिख के भी सही आते हैं पर उनको समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में लिखें, इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल पेपर दिखाने वाला हूँ कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा। पेपर जो थर्ड सेमेस्टर में आपका आने वाला है, एमएसएन का पेपर। आप काफी स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक सैंपल पेपर बताने वाला हूँ कि पेपर आपका किस टाइप का आएगा और उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आपको कितना लिखना होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आपको एक सैंपल पेपर है जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन देखेंगे कि मिस्टर रीता 30 ईयर ओल्ड है, फीमेल है, एडमिट कार्ड है। मतलब जो डिजीज कंडीशन दी है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दिया है। इसके बारे में डेफिनेशन पूछा है जो 2 नंबर का है, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल सर्जिकल, है ना। मैं नर्सिंग केयर प्लान ऑफ सीसीएफ, मूल सर्जिकल नर्सिंग। इसमें जो क्वेश्चंस बनता है वो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको एक कोई डिजीज कंडीशन देगा। डिजीज कंडीशन में आपको पूरा उसकी डेफिनेशन पूछेगा, क्राइटेरिया पूछेगा, नर्सिंग केयर प्लान पूछता है, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है, प्री ऑपरेटिव केयर पूछता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर पूछता है। आपने कई बार ये सारी चीजें, ये टर्म अपने सामने देखे हैं जब भी आपने पढ़ाई की है या फिर आप जब भी पेपर देखोगे तो आप सारे क्वेश्चंस इस तरह के पुटअप होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं वही सब आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग टाइप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, उसका आंसर किस तरीके से लिखोगे। क्योंकि एमएसएन की जो कॉपी में अगर आपको एक स्मार्ट तरीके से अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्वेश्चन का राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए कॉपी में, वो आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट्स का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मिनिमम आपके जो 5 नंबर का रहने वाला है शॉर्ट नोट्स, जिसमें से आपको 3 पूछे, शॉर्ट यानी 3। तो 5 नंबर में आपको मिनिमम जो पेज बनने होते हैं, उसके अंदर आपको क्या-क्या लिखना है वो भी मैं बताऊँगा। तो आपको जो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिनिमम 3 से 4 पेज भरने हैं, और ये लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको कम से कम आपको 7 या 8 पेज भरने हैं, जो मैं आपको पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से आप भर सकते हैं, है ना। डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग कुछ टर्म हैं जो आपसे पूछी जाएँगी कि एम्फाइसेमा क्या होता है, हीमोफिलिया, तो ये भी आपका, है ना। ये टोटल आपके जो रहने वाला है, डिफाइन द फॉलोइंग आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। इनमें आप मैक्सिमम 2 पेज ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना। अब 2 पेज के अंदर आपको क्या-क्या लिखना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जब आपसे पूछा जाए कि 2 में क्या लिखना है। तो देखो, यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर इस तरह की टर्मिनोलॉजी पूछी गई कि पर्टिकुलर इसमें आपको सिर्फ़ उसकी डेफिनिशन लिखना है। अगर कोई टाइप्स हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेफिनिशन से ज़्यादा और इंट्रोडक्शन से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना। ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि डेफिनिशन और इंट्रोडक्शन में क्या-क्या लिखना है। सेम एनी 3 में शॉर्ट नोट्स में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप, मैंने आपको 3 से 4 पेज भरने को बताया, तो इसमें आप मिनिमम आप डेफिनेशन लिख सकते हो, टाइप लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, है ना? और साथ में कुछ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन वगैरह लिख सकते हो, और या फिर आप उसका थोड़ा बहुत पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो। अदरवाइज आपको ये सारी चीजें लिखनी है तो मिनिमम आपके जो 3 से 4 पेज है इसमें भर जाएंगे, 2 से 3 पेज आपके इसमें भर जाएंगे। डिफरेंस में आप सभी को पता है, आप नर्सिंग फाउंडेशन में काफी डिफरेंस लिख के आए हो। तो यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, इस टाइम में देखो मोस्टली इसमें रोल ऑफ नर्स पूछता है या फिर मैनेजमेंट पूछता है। क्या क्या आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ये कंडीशन दी होगी, उसमें से कोई भी आपका जो फर्स्ट एक्शन प्रायोरिटी है वगैरह क्या रहेगी। ये सब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग रोल्स के इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपके जो सारी चीजें हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पैटर्न होता है वो आपने यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस कर लें। तो मोस्टली जो हमारा जो पेपर है जो करने का आपको
लिखना है सबसे ज़्यादा, तो वो इस 3 टाइप के क्वेश्चन में ऐसे टाइम में शॉर्ट नोट्स में डिफाइन फॉलोइंग एंड डिफाइनिंग डिफरेंस बिटवीन। चलिए अब मैं बात कर देता हूँ कि ऐसे लॉन्ग टाइप आंसर को आप किस तरह से पुट अप करोगे, एक आपको सैंपल भी बताऊँगा। चलिए सबसे बड़े डाउट्स आज आपके सॉल्व हो जाएँगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाउ टू राइट मेडिकल सर्जिकल क्वेश्चन आंसरिंग राइटिंग, कि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्वेश्चन राइटिंग कैसे करें। तो स्टूडेंट मैं आपको स्टार्टिंग में जो ऑर्डर बताने वाला हूँ वही ऑर्डर आपको क्वेश्चन आंसरिंग राइटिंग में फॉलो करना है ना। इस क्वेश्चन राइटिंग में जो पॉइंट जिस जगह, उस पॉइंट को उस जगह लिख के आप अपना पूरा जो भी आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिखें। सबसे पहले जो एक टर्म यूज होगी वो टर्म है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे हम बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन इसमें जो भी डिजीज कंडीशन दी है, मान लो कोई जैसे सीसीएफ की बात करें, है ना, सीसीएफ में कोई भी डिजीज कंडीशन किससे रिलेटेड है, किस सिस्टम से रिलेटेड है और उसमें एक्चुअल में होता क्या है, और ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना जरूरी है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नंबर मार्क करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा है तो इंट्रोडक्शन से ही आप स्टार्ट करें क्वेश्चन का आंसर राइटिंग। इस इंट्रोडक्शन में आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हो, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है ना। इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है डेफिनेशन। इसमें डिजीज कंडीशन में होता क्या है, इसमें आपको पूरा लिखना है कि क्या डिजीज कंडीशन है। जैसे सीसीएफ कंजेनिटिव हार्ट फेलियर के बारे में पूछा हुआ है तो इसके अंदर होता क्या है, हार्ट क्यों फेल होता है, क्या रीजन रहता है, वो थोड़ा ओवरव्यू लिख के डेफिनेशन में मैक्सिमम आप 4 से 5 लाइन जरूर लिखें। अगर हो सके तो 2 डेफिनेशन जरूर लिखने की कोशिश करें, है ना। इसमें आपको रटना नहीं है। एमएसएन एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेफिनेशन रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने नर्सिंग फाउंडेशन में नर्सिंग की डेफिनेशन याद की थी, इसमें आप खुद से बना के जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उतना ज्यादा आपके नंबर आते हैं। तो डेफिनेशन पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद डेफिनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आपको लिखना है टाइप। टाइप में आपको ध्यान रखना है यदि टाइप है ना, टाइप यदि है तो उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, 5 से 6 लाइन। आपको बहुत सारे डिजीज कंडीशन ऐसी मिलेंगी जिसमें उनके सब टाइप होते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपने बहुत सारी डिजीज ऐसी पढ़ी होंगी जिनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो लिख सकते हो। अदरवाइज अगर उसकी टाइप नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लिखना, ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ईटियोलॉजी, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट वो पॉइंट है ईटियोलॉजी या कॉजेज। ईटियोलॉजी को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉजेज, क्या कारण रहे, है ना, जिसके कारण ये डिजीज हो रही है ना, क्या कारण रहे जिसके कारण ये डिजीज हो रही है। जैसे कोई इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है ना। और उस एनी डिजीज अफेक्ट, मान लो कोई पर्टिकुलर प्रीवियस हिस्ट्री में कोई डिजीज थी, उसकी वजह से ये हमको डिजीज हो रही है क्या, फिर स्वेलिंग और इंजरी की वजह से हो रही है क्या, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ईटियोलॉजी या कॉजेज में आप जरूर लिख के आना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या इसी को साइन एंड सिम्टम कहते हैं। इसमें जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी पे आ रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का साइन आ रहा है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, वो हम इंक्लूड करते हैं साइन एंड सिम्टम पे, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है रिस्क फैक्टर, ये आपने एक नई टर्म है आपके लिए, है ना। रिस्क फैक्टर कभी कभी हम कुछ डिजीज कंडीशन में पूछा जाता है तो जरूर लिखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में मतलब ये कि अगर मान लो मुझे कोई डिजीज हो रही है, उसके द्वारा फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बात करें, सीएडी की, इसमें हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। मान लो किसी को एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, अगर वो आपके हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी उसमें जाके जमता है तो आगे फ्यूचर में उससे हार्ट फेलियर या फिर एएमआई जैसी कंडीशन हो सकती है। तो वैसे ही किसी डिजीज से फ्यूचर में क्या रिस्क फैक्टर रह सकते हैं, क्या भविष्य में बीमारियां हो सकती हैं, वो रिस्क फैक्टर आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। ये सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखे जाएंगे। आपको एमएसएन में अगर आपने कोई भी डिजीज, और एक चीज बता दूं, मोस्टली जो यूनिट ऑफ सिस्टम्स के जो रिस्क फैक्टर यूटोलॉजी है वो ऑलमोस्ट एक सिस्टम का पर्टिकुलर उठा के 3-4 ऐसी चीजें याद कर लो जो सब में सेम मिलेंगी। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ये टर्म कुछ ज्यादा बेहतरीन टर्म है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखने में हमको लगता है पता नहीं क्या पूछा, इसमें मैं कुछ नहीं लिखता। इसमें हमें किसी भी डिजीज जो भी टेस्ट, जैसे मान लो किसी को हार्ट फेलियर है, उसमें आपने जो भी टेस्ट किए जैसे एक्सरे, यूसीजी, यूएसजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, सीबीसी, जो भी टेस्ट करवा रहे हैं उन टेस्ट के आपको नाम लिखने हैं। आप इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में एक्सरे लिख सकते हो, यूएसजी लिख सकते हो, एमआरआई, सीटी स्कैन, सीबीसी, ये टर्म यूज होती हैं। और एक चीज बता दूं, जब आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप एक टर्म यूज करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन और, है ना, हिस्ट्री कलेक्शन, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन लिखने के बाद, 2 टर्म लिखने के बाद आप ये सारे टेस्ट के नाम लिख सकते हो कि हमने डायग्नोस्टिक किया है इस डिजीज को, एग्जामिनेशन कर सकते हो और हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है जो 6 पॉइंट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कभी आपके
एग्जाम में मुश्किल से ही पूछता है ना। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में आपको पूछेगा नहीं। पैथोफिजियोलॉजी मोस्टली जो आपके काम आती है कुछ चैप्टर्स या यूनिट में, इट्स नॉट मैंडेटरी, इफ आस्क देन राइट। अगर पूछा है तब आप लिखो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी करते हो बहुत सारे स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछा था, डायग्नोस्टिक पूछा था और उसके नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। पर्टिकुलर इसमें से अगर कोई पर्टिकुलर नाम लेके पूछता है तब आप लिख सकते हो, बाकी अगर आप पूरा लिखते हो तो बहुत बेस्ट आंसर रहेगा। और आपके जो नंबर है, जो अब ये सारा जो भी चीज अपन ने ये 6 पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे 6 पॉइंट आपके टोटल 5 नंबर के होने वाले हैं। तो आप अपने इसमें हिसाब लगा सकते हो। देखो एक चीज मैं बताऊं, जब भी आप कॉपी में 10 पेज कैसे भरोगे, पहले आप जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन है, ये चीज आपको एक पेज में लिखनी है। दूसरे पेज में अगर टाइप्स हैं तो आप आराम से 2 पेज उसमें मतलब खर्च कर सकते हो। नहीं टाइप नहीं है तो ईटोलॉजी आप एक लाइन में एक ईटोलॉजी लिखें। ऐसा नहीं कि एक ईटोलॉजी लिख दिया आपने, वायरल इन्फेक्शन के साथ में ही आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिख दिया, बैक्टीरिया का नाम नहीं। वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई वायरस का नाम पता है तो आगे लिख सकते हो, अदरवाइज आप बैक्टीरिया लिखोगे सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में जो भी चीजें उससे रिलेटेड आ रही हैं वो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में आपने लिख दिया, नहीं, एक लाइन में एक ही आप कॉज लिखोगे। ठीक है। डायग्नोस्टिक में भी सेम, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग आपने एक लाइन में लिख दी, नेक्स्ट में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हिस्ट्री टेकिंग, थर्ड में आपने एमआरआई, फिर सीटी स्कैन, सीवी, ऐसे कॉपी में आप आराम से पेज भर सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी अगर आपके लिए मैंडेटरी तब लिख सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट लास्ट में पूछा जाता है मैनेजमेंट, ये आपका 5 नंबर का रहता है। मैनेजमेंट आपका 3 टाइप का होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते तो वो है स्टूडेंट मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें बस हम ड्रग्स के नेम लिखते हैं। अगर आपको कोई भी ड्रग्स देनी है, मेडिकल मैनेजमेंट अपने काम का है नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस वालों के काम का है। तो मेडिकल मैनेजमेंट आपसे 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 5 से 6 लाइन लिख सकते हो, जिसमें आप पर्टिकुलर ड्रग्स लिख सकते हो। जैसे सेडेटिव ड्रग्स दे दी, एनाल्जेसिक ड्रग्स दे दी, आपको पेन रिलीफ ड्रग्स दे दी, जो भी चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। टोटल 3 टाइप का मैनेजमेंट आपको लिखना है। सर्जिकल मैनेजमेंट अपनी कई सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसके अंदर आप सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखते हैं कि ऐसे कोई भी सर्जरी हो रही है उसके बारे में और उसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत वो आप लिख सकते हो, तो सर्जिकल मैनेजमेंट आपका बन जाएगा। अगर आपको सर्जिकल मैनेजमेंट याद भी नहीं रहता तो आप उसको स्किप मार सकते हो। अपना जो सबसे फोकस करने वाला जो है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट अपने ज्यादा काम की है नहीं। जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ये आपके 5 नंबर का स्पेशली पूछा जाता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें सभी का अलग अलग तरीका है मैनेजमेंट लिखने का। आप जब सॉल्व पेपर से पढ़ रहे हो या फिर आप अपनी बुक्स में भी देखते हो तब वहां पे मैनेजमेंट लिखने के बहुत सारे तरीके आपके सामने होंगे। कुछ मैनेजमेंट आपका 7-8 लाइन में खत्म हो रहा हो, कुछ मैनेजमेंट आपका 2 से 3 पेज के अंदर खत्म हो रहा होगा, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट के बहुत सारे आपके लिखने के तरीके, बस मैं जो आपको बताने वाला हूँ बेस्ट तरीका है नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने का। अगर आपके इस तरीके से लिख के आते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमारा जो नर्सिंग मैनेजमेंट का तरीका है, हम उसमें सिर्फ 3 पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं कि डायग्नोसिस। सबसे पहले डायग्नोसिस लिखना है। डायग्नोसिस, एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस लिखने के बाद उसका गोल क्या है, आप आउटकम क्या लिखते हो, या और इंटरवेंशन। आउटकम को आप यहां से हटा सकते हो, है ना। डायग्नोसिस लिखने के बाद उसका गोल क्या है और उसका इंटरवेंशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो और आपने क्या अप्लाई किया है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट आपका नंदा के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट रहता है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। इसमें थोड़ा मैं आगे और बढ़ता हूँ, है ना। चलो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। और नेक्स्ट है नर्सिंग केयर प्लान। अगर नर्सिंग केयर प्लान पूछा है तो आपने नर्सिंग फाउंडेशन में ये टर्म बहुत ज्यादा बनाई है, असिस्मेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग या गोल क्या है आपका, ठीक है, इंटरवेंशन और आपका रेशनल और इवोल्यूशन। एनसीपी, अगर नर्सिंग केयर प्लान जब तक पूछा ना जाए तब तक आपको बनाना नहीं है। नर्सिंग केयर प्लान काफी टाइम लगता है, तो असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा आप लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हो, डायग्नोसिस लिखते हो। देखो डायग्नोसिस दोनों जगह लिखने पड़े, नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग केयर मैनेजमेंट में भी आपको दोनों ही जगह डायग्नोसिस लिख रहे हैं, तो डायग्नोसिस काफी इंपॉर्टेंट है ना। अभी मैं बताऊंगा नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं, है ना। आप घबराओ मत, वीडियो पूरा देखिए। प्लानिंग या गोल, इंटरवेंशन या रेशनल या इवोल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। असेसमेंट में आपको जो भी सब्जेक्टिव डाटा होता है वो डाटा खुद पेशेंट बताता है कि वो कैसा फील कर रहा है, और उसे, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम जो जब पेशेंट से बात करते हैं तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीजें अपन लिखते हैं, है ना। डायग्नोसिस, नंदा के डायग्नोसिस बनाते हैं, है ना। डायग्नोसिस के लिए आपको पर्टिकुलर हर एक सिस्टम के डायग्नोसिस में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में
प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ 3 से 4 डायग्नोसिस हर जगह फिक्स होते हैं और 2-3 डायग्नोसिस ऐसे हैं जो आपकी सभी जगह आपके लिए जो डायग्नोसिस लिखते हो वो उसमें कंपलसरी हो जाता है। ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको किस टाइम पे क्या चीज लिखनी है। अगर पूछा जाता है नर्सिंग केयर प्रोसीजर, नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर, यहाँ पे ये टर्म मोस्टली यूज होती है। कोई भी है ना प्रोसीजर हुआ है उसमें प्री ऑपरेटिव केयर पूछती है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखती है। क्वेश्चन में ये टर्म यूज होगी कि नर्सिंग केयर बताइए, कोई भी प्रोसीजर दिया है तब आपको नर्सिंग केयर में प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखनी है। ठीक है, अगर ये बात दिया है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में पूछा है तो आप इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हो जो आपने अभी तक लिखते आते थे कि नर्सिंग, जैसे वाइटल चेक करना, पोजीशन देना, डाइट चार्ट क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। अब बहुत सारे आपको बुक्स में नर्सिंग मैनेजमेंट में 2-4 चीज और मिलेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में कभी कभी आपको डायग्नोसिस, गोल और इंटरवेंशन इस तरीके से ना देके, जैसे आपने जो एंड में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट वो तरीका कहीं कहीं वैलिड होता है, अदरवाइज मेरे मानो तो आप डायग्नोसिस के साथ जो मैनेजमेंट लिखते हो वो काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इस तरीके से जो मैनेजमेंट लिखते हो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक डिजीज है यहाँ पे मेस्टोटॉइडिस, है ना। अब इसमें ये जो आप देख रहे हो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन है। इट इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ मेस्टोडियर टू सेल, है ना। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये इसमें ये डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन इंक्लूड एक ही चीज कर दिए। अब ईटियोलॉजी, इसकी कोई ईटियोलॉजी लिख सकते हो, किस कारणों से हो रही है, टाइप। अब इसके बाद टाइप की बात करते हैं, है ना। ईटियोलॉजी और टाइप में आप चेंज कर सकते हो, ईटियोलॉजी पहले लिख सकते हो, टाइप आप अपने अकॉर्डिंग, सब टाइप है। जैसे इसके टाइप हैं तो हमने यहाँ पे टाइप इंक्लूड कर दिए कि ये टाइप है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम क्या क्या है, जैसे ओटिलेजिया, फीवर आ रहा है, हेवीनेस ऑफ ईयर, कान की हेवीनेस हो रही है, रेडनेस है, स्वेलिंग आ रही है, जैसा मैंने जो टर्म यूज की थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिख रहे हैं, क्या क्या टेस्ट कराए, जैसे हमने हिस्ट्री कलेक्शन की और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये 2 पॉइंट आपके हर जगह अप्लाई होंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपने जो भी टेस्ट कराए, जैसे सीटी स्कैन है, यहाँ पे तो हमने सीटी स्कैन करवाया था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पैथोफिजियोलॉजी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया भी नहीं है और इसकी यहाँ पे डिजीज कंडीशन नहीं दी है। तो पैथोफिजियोलॉजी अगर आप लिखना चाहते हो तभी लिखें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। अब मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको 3 टाइप का बताया था। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे कोई भी ड्रग्स, जैसे एंटीबायोटिक दी है इन्होंने, एटिक ड्रग्स दी है ना, जो भी आपकी ड्रग्स इनको नीड लगे वो ड्रग्स अपने काम का है नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट आप बस हेडिंग डाल के 2-4 ड्रग्स लिख सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके मेनिंजोटॉमी होती है, तो पूरा जो प्रोसीजर है वो उसके बारे में इन्होंने एक, अब अपने जो काम का है वो नर्सिंग मैनेजमेंट है। अब देखिए यहाँ से वो लिखना कैसे है। देखो नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे पहले आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। कोई भी 4 डायग्नोसिस पूछता है तो पहला डायग्नोसिस है पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय कंप्लेंट अबाउट पेन। अब आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, ये आपको आना चाहिए कि आप नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो मैं एक नर्सिंग डायग्नोसिस पर पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। देखो इसमें आपके मोस्टली काफी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट है ना, और आपका नर्वस सिस्टम है। सारे सिस्टम के जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो अलग अलग होते हैं, है ना, कि कौन सी आपको प्रायोरिटी वाइज डायग्नोसिस बनाने हैं। अब इसमें क्या है, ये एक कान से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम या डिजीज है, अब उसमें कान में मोस्टली कुछ भी चीज होती है, सबसे पहले आपके क्या होगा, दर्द। तो यहाँ पे पेन, अब हो क्या रहा है, पेन। अब ये जो फिक्स है, ये वर्ड है रिलेटेड टू, ये सब में एक कॉमन रहता है कि किस वजह से हो रहा है ना, और बाई किस डिजीज से। ठीक है, उसके बाद आपको फिर लिखना है, मैं आपको एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते कहते हैं। यहाँ पे बस ये समझो कि मैंने आपको लिखना बता रहा हूँ। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखोगे, फिर उसके बाद उसका गोल, गोल क्या है, पेन को कम करना। फिर हमने इंटरवेंशन क्या क्या किए पेन को कम करने के लिए, है ना। असेस द सिविरिटी ऑफ पेन, पेन की हमने सिविरिटी देखी। प्रोवाइड द कंफर्ट, हमने पोजीशन दी। प्रोवाइड द एनालिसिस टू द पेशेंट। अब ये तो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस मैनेजमेंट लिखने का, नर्सिंग डायग्नोसिस का सही तरीका, कि आप अगर नंदा के डायग्नोसिस के साथ मैनेजमेंट लिखते तो बेस्ट आंसर के साथ आपको नंबर मिलते हैं। सेकंड डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड ऑडिटरी परसेप्शन रिलेटेड टू द कंजक्शन ऑफ मिडिल ईयर। इसका मतलब है कि आपके जो सुनने की क्षमता, जो परसेप्शन है, उसमें मिडिल ईयर में कंजक्शन की वजह से इम्पेयर हो गई है। उसका गोल क्या है, गोल क्या रहेगा कि हम इसको इम्पेयर्ड ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ पेशेंट को सही करें, है ना। इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट टू द पेशेंट सेफ टेक्निकली, हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि अपने कान को अच्छे से सफाई करें। टेक सम नॉन वर्बल गेस्चर, वो नॉन वर्बल गेस्चर का यूज कर सकता है। और प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग, अब उनके फैमिली मेंबर को सिखा सकते हैं। असेस पेशेंट एबिलिटी टू ईयर, ये तो इस तरीके से आपके। तीसरा इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेट्स
इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रेटेड अनेबल टू ट्रीटिंग। मोस्टली ये वाला जो डायग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस हर जगह अप्लाई होता है। ये मोस्टली ये वाला डायग्नोसिस आप रट लो, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अनेबल टू ट्रीटिंग, है ना। डाइट वाला ये सब में होगा। नेक्स्ट ये रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन रिलेटेड टू मोस्टली डिजीज में, काफी कुछ डिजीज में रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ये वाला भी आपका जो दो डायग्नोसिस ऐसे हैं जो मोस्टली बहुत सारी डिजीज में सेम रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। अब यहाँ आपको मैं कुछ और मैनेजमेंट लिखने के तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप इस वाली डिजीज कंडीशन में हम बात करते हैं, हियरिंग लॉस वाली में इन्होंने डेफिनेशन लिख ली, क्लिनिकल मैनिफेस्टो लिख दिया, टाइप लिख दिया, क्या क्या टाइप है, यूटियोलॉजी लिख दी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिख दिया, मैनेजमेंट लिख दिया, है ना। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है ना। चलो, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इन्होंने पर्टिकुलर कुछ के, अब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स टाइम में पूछा था ना, शॉर्ट नोट्स टाइम में जब भी आप लिख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक टाइप लिखा है ना। अब देखो शॉर्ट नोट्स, जैसे ये कोई टर्म है शॉर्ट नोट्स की, उसमें आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा बहुत ईटियोलॉजी लिख देना है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मैनेजमेंट, बस इतना ही लिखना है शॉर्ट नोट्स में, इससे ज्यादा नहीं लिखना। 3 टर्म यूज करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सारी टर्म यूज करनी है ना। चलो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला था, मैनेजमेंट के और तरीके बताने वाला था कि आपने बहुत सारी बुक में इस तरीके से मैनेजमेंट भी लिखा देखा। जो मैनेजमेंट है ये सीधा एक तरह से नर्सिंग केयर प्लान की तरह है। नर्सिंग केयर, सॉरी नॉट प्लान, नर्सिंग केयर प्लान में तो आप डायग्नोसिस भी लिखते हो, जैसे प्रोवाइड सिटिंग बेंड हेड फॉरवर्ड पोजीशन द पेशेंट, पिंच द नोज, कीप द पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्ट देना है, प्रेशर को पिंचिंग करना है, पेशेंट को ब्रीथ देनी है, माउथ से मॉनिटर पेशेंट। ये जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यहाँ पे नर्सिंग मैनेजर, बट ये 4-5 लाइन का, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 5 नंबर लेना है तो आपको उसको नंदा के डायग्नोसिस की तरह जैसे मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है ना। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और काफी अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।